बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मुझे बीच में एक आधा दिन मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, कुछ मैं बीमार हो गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है अब ठीक हूँ। तो जो पॉलिटिकल मामला थे वो थम गए थे। सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत का एतमाद का वोट लेने के बाद ऐसा लग रहा था चीज़ों में ठहराव आएगा, लेकिन अब कुछ इशारे मिल रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ होने वाली हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल ऐवानों के अंदर, और अंदर खाते पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ चीज़ें तय की हैं, कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो ये अगले चंद मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। नंबर एक, अब्दुल गफूर हैदरी, इनका ताल्लुक़ है JUIF से, और ये फजल रहमान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। पार्टी के अंदर ये बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी दोस्तों में से एक हैं। ये इलेक्शन लड़ते हैं सेनेट का और सेनेटर बनते हैं। इस मरतबा फिर ये बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, और सबसे पहले जो बलूचिस्तान से अनाउंसमेंट हुई थी, जो सेनेटर मुंतखब हुए थे वो अब्दुल गफूर हैदरी हुए थे। अब इनको फजल रहमान साहब चाह रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा इनको दे दिया जाए। यानी जो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है वो जब मांगा गया PDM के इजलास में और ये फैसला हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे मुश्तरका तौर पे, तो उस वक्त एक सवाल ये उठाया गया कि आप जो दिल करता है अनाउंस कर देते हैं और बाद में आगे PDM के प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर स्टैंप लगवा लेते हैं। यानी ये तो आपने उनके इलेक्शन जीतने से पहले ही कह दिया था कि हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को ना सिर्फ सेनेटर बनाना है बल्कि चेयरमैन सेनेट भी बनाना है। तो आप पहले PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया करें। बहरहाल थोड़ी सी ले दे हुई और फिर इन्होंने फजल रहमान साहब ने अपने बंदे का नाम सामने रखा कि अब्दुल गफूर हैदरी हमारा उम्मीदवार होगा डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। ये जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होता है ना, इसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। अगर चेयरमैन नहीं है, मौजूद नहीं है, तो ये चेयरमैन सेनेट बन जाता है। सदर पाकिस्तान कहीं और गए हैं तो वो चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है और ये नायब बन जाते हैं उनके। इनके पास बहुत सारे मुराद होती हैं, बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, बहुत सारा कुछ इनको मिलता है। तो ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना कोई छोटी बात नहीं है। बड़े इख्तियारात और बहुत ज़्यादा रसाई होती है डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। सलीम मांडी वाला जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे अभी। अच्छा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं इनको फजल रहमान साहब बनाना चाहते थे, लेकिन नून लीग नहीं चाहती थी, बाकी और जमातें भी नहीं चाहती थी। तो वहाँ एक फड्डा पड़ गया और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम का अनाउंस नहीं हो सका। अब जिस हुकूमती जमात को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नकम्मा समझते हैं अपोजिशन वाले, और वो कहते हैं इनको पॉलिटिक्स नहीं आती, उन्होंने क्या किया, सादिक संजरानी साहब ने मुलाकात की अब्दुल गफूर हैदरी साहब से और उनसे कहा कि आप मेरे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं। अगर PDM का इत्तेहाद आपको इस ओहदे के लिए नामजद नहीं कर रहा तो आप मेरे नीचे आकर ये इलेक्शन लड़ें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। मैं आपको इस बात की ऑफ़र करता हूं, लेकिन इसके बदले में आप अपने और अपने करीबी लोग जो हैं आपके ताल्लुक़ वाले, उनके वोट आप मुझे दिलवा दें। तो सादिक संजरानी साहब की ऑफ़र बड़ी शानदार थी। परवेज़ खटक साहब ने इसके ऊपर स्टैंप किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक साहब हैं, सब जानते हैं, वज़ीर दिफा। मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत चेक करें। हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, दो शिकार। अगर तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को हुकूमती इत्तेहाद में आकर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना पड़ गया तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो एहतजाजी सियासत है ना, वो सारी की सारी फारग हो जाएगी और उनके ऊपर एक और दाग लग जाएगा कि ये इक़्तिदारी हैं और इक़्तिदार के पीछे आते हैं। इक़्तिदार के पीछे नहीं आते और ना ही उसूलों की सियासत करते हैं। इनको सिर्फ इक़्तिदार से प्यार है बस, चाहे कैसे भी मिले। और अगर हुकूमत के पास ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने नहीं चाहते तो अपोजिशन के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो इनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाए, जो वो नहीं चाहते। तो PDM के अगर मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे आएंगे तो PDM में बहुत सारी जमातें नाराज़ हो जाएंगी, वहाँ मुखालफत पैदा हो जाएगी, जो नहीं चाह रहे कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा अब्दुल गफूर हैदरी साहब के पास आए। तो दोनों सूरतों में हुकूमत ने एक चीज़ अचीव कर ली है कि चेयरमैन सेनेट तो उनका अपना था ही, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट अगर फजल रहमान साहब आ जाएंगे तो अपोजिशन के गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। और अगर डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो PDM ने अनाउंस कर दिया अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, तो फिर भी सूरत हाल वही रहेगी। अब एक ऑप्शन और भी है, यानी PDM के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो सपोर्ट दे दे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए अब्दुल गफूर हैदरी को और वो बन जाए डिप्टी चेयरमैन सेनेट, जबकि चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए अब्दुल गफूर हैदरी और उनके साथी सपोर्ट दे दें
सादिक संजरानी साहब को। अब इसके इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं और ये जो मुलाकात हुई है सादिक संजरानी की और अब्दुल गफूर हैदरी की, इससे पीडीएम के अंदर इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे। वैसे पहले भी इख्तलाफात बढ़े हैं। जो अवैस नूरानी हैं उनका कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के साथ बड़ा तल्ख कुछ जुमलों का तबादला हुआ। कुछ वहाँ पे इस तरह की बातचीत हुई कि ये कहा गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी और बाकी लोगों की जानिब से कि हम इक़्तिदार के लिए तो आए ही नहीं थे। ये तहरीक तो हमने ना सेनेट इलेक्शन के लिए बनाई थी, ना हमने ज़िमनी इलेक्शन के लिए बनाई थी। हम किस तरफ चल पड़े हैं? ये तो जहाँ इमरान खान चाह रहा था हम वहाँ जा रहे हैं। हमने तो तहरीक बनाई थी एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार ख़त्म करने के लिए। वो काम हम नहीं कर रहे, हम बल्कि हुकूमत का, इक़्तिदार का, सियासत का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। तो ये शिकवे वहाँ पे मौजूद थे। पीडीएम के इजलास के अंदर तकरीबन 6 घंटे का ये इजलास था। इसमें 4 से 5 ऐसी बातें थी जिनके ऊपर बड़े इख्तलाफात हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जी अगर आप ज़िमनी इंतखाब ना लड़ते, अगर आप सेनेट का इंतखाब ना लड़ते तो एहतजाजी सियासत में तो वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जो अब मिल रही है पीडीएम को। यानी अगर आप हकीकतन भी देखें ना तो एहतजाजी सियासत बुरी तरह नकाब हुई थी। जलसे छोटे हो रहे थे, अवाम की दिलचस्पी नहीं थी, हालात जो हैं वो मुवाफिक नहीं थे, वहाँ पे बहुत बुरी तरह पीडीएम को मार पड़ रही थी। फिर अचानक इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात लड़के जीत लिए तो उससे इनको ऑक्सीजन मिल गई। हालांकि बंदे सीटें भी ये अपनी हारे थे, इन्हीं की सीटें थी जो खाली हुई थी, तो दोबारा उनको इन्होंने जीत ही लेना था। तो जब दोबारा अपनी सीटें जीती सिर्फ एक नौशहरा की सीट छोड़ के, तो उससे इनको बड़ी ऑक्सीजन मिली, अपोजिशन को एक नई तवानाई मिली। सेनेट इंतखाब में आए, हालांकि बाकी सारा सेनेट इंतखाब हार गए, सिर्फ एक सीट के ऊपर ये जीत गए, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया और अपनी बड़ी कामयाबी कहा। तो ये अपोजिशन को वाकई में इससे ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन मिलने से अपोजिशन की पोजीशन कुछ बेहतर हुई है, वरना बहुत बुरी हालत चल रही थी एहतजाजी सियासत के अंदर। लेकिन अब दोबारा एहतजाजी सियासत की तरफ जा रहे हैं। 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बजाय इस्लामाबाद ले जाने के रावलपिंडी लेके जाओ जीएचक्यू की तरफ, फौज के खिलाफ जाके एहतजाज करें, वहां घेरा डालें। तो पहले भी इन्होंने ये कहा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था, लेकिन पीडीएम की बाकी जमातों ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। सिर्फ मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान साहब जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो दोनों इलेक्शन हारे हैं। वो सेनेट का इलेक्शन भी हारे हैं और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें पंजाब में जो नून लीग की सीटें हैं उनको वोट कम पड़े हैं पहले की निस्बत, और जो हुकूमती जमात है पीटीआई उनके वोटों की तादाद में इजाफा हुआ। गो कि वो हार गए लेकिन उनके वोटों की तादाद में इजाफा हुआ है, और ये पीएमएलएन के लिए एक अफसोसनाक और एक परेशान कुन बात है। और अताउर रहमान साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं, जिनको उन्होंने बड़ा सेफ इलेक्शन लड़वाया था खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपनी नशिस्त से इलेक्शन हार गए, वो सेनेटर नहीं बन पाए। तो फजल रहमान साहब के शिकवे हैं कुछ कि मेरा भाई भी नहीं बन पाया, आपने सपोर्ट नहीं किया, हमने गिलानी साहब को सपोर्ट किया। तो हर उस जगह पे जहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए थी बाकी जमातों की हमें नहीं मिलती और हम सपोर्ट दे देते हैं। यानी मौलाना फजल रहमान साहब को वोट जब सदर के इलेक्शन उन्होंने लड़ा तब भी नहीं मिला था। जिस जाली असेंबली से वो कहते हैं कि ये जाली असेंबली है, उसी से वो सदर का इलेक्शन जब लड़े थे, ये उस वक्त की बात है। अब एजेंसियों के ऊपर दोबारा अटैक शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, उनकी बेटी मरियम नवाज ने, शाइस्ता खान अब्बासी ने, व दीगर ने, ये एजेंसियों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? ज़रा इस पर आप गौर करें। जब भी कभी ये किसी नए मरहले में दाखिल हो रहे होते हैं, पीडीएम की जमातें या लोग, या ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, या इनके कोई केसेस खुल रहे होते हैं। मैं अभी ये जो रायवन वाला केस है इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग तैयार कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा ये करप्शन असल में है क्या, जिस पे शोर मचा हुआ है। कैप्टन सफदर भी, मरियम सफदर भी, शहबाज शरीफ भी, ये पूरा केस खोल के मैं आपके सामने मंगवा ली। इसकी फ़ाइल मेरे एक सोर्स से आ गई मेरे पास, उसको मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह डिटेल में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये केस एक्चुअली है क्या। मैं ज़रा इसको समझ लूँ और फिर आपको पूरा केस बताऊँगा कि रायवन के अंदर उन्होंने कैसे 2 नंबरी की और कैसे फ्रॉड किया था। तो जब भी इनके केसेस खुलने वाले हों, ये किसी नए मरहले में दाखिल हो रहे हों, तो ये एजेंसियों के ऊपर हमले तेज़ कर देते हैं। और अब दोबारा इन्होंने एजेंसियों के ऊपर पाकिस्तान की अटैक जो है वो बढ़ा दिया है, और ये दबाव बढ़ाने के ज़रिए से सेनेट का इंतखाब जीतना चाहते हैं, अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करवाना चाहते हैं। और डस्का का जो इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्का के इलेक्शन का मामला ये है कि अगर डस्का का इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो इनके लॉन्ग मार्च को ऑक्सीजन मिल जाएगी। यानी जब मैं ऑक्सीजन मिलने की बात करता हूं तो लॉन्ग मार्च को थोड़ी सी उनका मोमेंटम बन जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगी। अगर नून लीग डस्का का इलेक्शन जीत जाती है, जो 18 मार्च को गालिबन अभी तक जो डेट है वो 18 मार्च की बताई गई है, तो डस्का का इलेक्शन जीतने की सूरत में मुस्लिम लीग नून की हालत बेहतर हो सकती है, वो अपने लॉन्ग मार्च का मोमेंटम बना सकती है। और वहाँ का इलेक्शन हारने की सूरत में मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के ऊपर बड़े मनफी असरात पड़ सकते हैं।
अभी तक लॉन्ग मार्च का पूरा शेड्यूल इन्होंने नहीं दिया कि किस किस जगह से किस किस दिन निकलेगा। 26 तारीख को निकलेगा तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, क्योंकि वो जुम्मे वाला दिन है, जुम्मा हफ्ता है, इतवार, 3 दिन ये लॉन्ग मार्च चलेगा। कहाँ कहाँ से गुजरेगा, कहाँ कहाँ पहुँचेगा, किस किस तरह अरेंजमेंट्स होंगे, किन किन जगहों पे खुशामदीद कहा जाएगा, अभी तक कोई जो रोड मैप है वो इस लॉन्ग मार्च का मौजूद नहीं है। तो एक तो हुकूमत की जो दोहरी चाल है कि उन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ऑफ़र करवा दी, ये पीडीएम को बहुत भारी पड़ेगी। और पीडीएम को या तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को अपना उम्मीदवार बनवाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने उम्मीदवार बनाया भी तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को फिर भी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने के लिए, इसलिए कि वो यकीन नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते अपोजिशन के ऊपर। तो ये भी उनका एक प्रॉब्लम है और इसके बदले में उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प किस्म की एक सूरत परवेज़ खटक साहब ने और सादिक संजरानी ने मिलकर पैदा कर दी है। दूसरी एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मुस्लिम लीग नून ने एक दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में, और वो दरख्वास्त ये दी थी कि 2018 के सेनेट इंतखाबात से पहले जो रकूम तकसीम की जा रही थी, जिसकी वीडियो स्कैंडल सामने आया था कि जनाब धड़ाधड़ पैसे मिल रहे हैं एमपीएस को और वो पैसे दिए जा रहे हैं और गिन गिन के वो बैगों के अंदर भर रहे हैं और ये खरीदो फरोख्त चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन्होंने उसके अंदर एक दरख्वास्त दी थी अपने वकील के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ कि इन दोनों ने ये 2 नंबरी की है। इलेक्शन कमीशन ने इनसे सबूत मांग लिए। अच्छा, इस दरख्वास्त के अंदर इन्होंने किसी भी एमपीए का नाम नहीं लिखा जो पैसे ले रहे हैं, या जो पैसे दे रहे हैं उनका नाम भी नहीं लिखा। जो 2 लोग नहीं मौजूद, इमरान खान और असद कैसर, उन दोनों के नाम लिख दिए। इलेक्शन कमीशन ने जब इनसे सवालात किए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कहा है कि ये सारा आपको पता तो है कि हमने कैसे अपने सेनेटर्स बनवाए थे, हमने कैसे पैसा देकर बड़ी मुश्किलों से लोगों को ख़रीद के अपने 2 सेनेटर्स बनवाए थे, एक रुबीना खालिद और दूसरे बारामन तंगी। ये फ़ायदा तो हमें हुआ था और ये बंदे हमने ख़रीदे थे, आप इसी के ऊपर इंक्वायरी खुलवा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से कहा जनाब बताएं कौन कौन से बंदे हैं पैसे लेने वाले, ज़रा उनके नाम तो लिख के दें, हम उनको बुलवाएं और बुलवा के उनसे सवाल जवाब करें। तो नून लीग डर गई। नून लीग ने क्या किया, अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है इलेक्शन कमीशन से। मज़े की बात आप देखें, यानी अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए पैसे खर्च किए, इससे पहले 2 सेनेटर्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पैसे खर्च किए। तो पीपल्स पार्टी खुल के 2 नंबरी कर रही है। नून लीग ने उस 2 नंबरी के खिलाफ दरख्वास्त दी, ये सोचते हुए कि इसमें इमरान खान को फंसाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि इलेक्शन कमीशन वाले वो बंदों को बुला के जब सवाल करेंगे ना, और जब वो पैसे रिकवर किए जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारे सेनेटर फंस जाएंगे, और अगर हमारे सेनेटर फंस जाएंगे तो वोट कम हो जाएंगे। तो फौरी तौर पे पीएमएलएन ने, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी बातचीत हुई और जो वहाँ से इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है वो तो बहुत सपोर्ट करता है उनको, तो उन्होंने ऐसे सवालात उठाए जिसके बाद पीएमएलएन ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। हालांकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये वीडियोज़ आने के बाद इस स्कैंडल के ऊपर खुद अज खुद नोटिस लेते, इन लोगों को बुलवा कर इनसे पूछते कि जनाब आपने ये पैसा लिया, किस मकसद के लिए लिया, किससे लिया और किसके आगे बिके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना वो करना चाहता है। यूसुफ रज़ा गिलानी वाले केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ करने के काबिल नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लगता नहीं है कि वो करेगा। हाँ, लेकिन एक स्टोरी है मेरे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, बड़ी इंटरेस्टिंग, डस्का इलेक्शन को लेकर, ये आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा वो आपको हैरान कर देंगे, बल्कि परेशान कर देंगे, और आप मुमासलत देखिएगा दोनों केसों के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इंतखाबात में 2 नंबरी करता है। और 2018 के इंतखाबात में धांधली पीटीआई के लिए नहीं हुई थी, किसी और के लिए हुई थी। साबित करूंगा ये अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।